हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे थे और जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा। फ्रांस की क्रांति को हमने लगभग कुछ चीज़ों को देखा। लुई सलामी कौन था उसके बारे में देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा उसमें कि जो फ्रांस की जो क्रांति है वो क्रांति क्यों थी। जैसे फ्रांस के समाज की संरचना के बारे में पढ़ा, अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो उसी के क्रम में आज हम दो तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि क्रांति क्या। देखिए, हमने आपको कल पहले वीडियो लेक्चर हमने बहुत सी चीज़ों को बताया था, लेकिन क्रांति क्या वो मैंने नहीं बताया था क्योंकि आज के लिए मैंने छोड़ के रखा था। उसके साथ साथ लोकतंत्र कैसे है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रांति क्या है ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ऐसा है कि हमारा जो समाज है, चाहे खान पान हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे भाषा हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, वो अपने एक समय में धीरे 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 इस तरह कुछ बदलती रहती हैं। लेकिन जो क्रांति है वो भी क्या एक तरह से बदलाव है। जब समाज में बदलाव, आर्थिक रूप से बदलाव, प्रशासनिक रूप से बदलाव और क्या सामाजिक रूप से बदलाव। प्रायः जो क्रांति होती है यह हिंसक होती है और समाज में शासक के प्रति, किसी के भी प्रति क्या यह बदलाव की एक बैग एक एक तेज गति से क्या मांग करती है कि बदलाव हो। जैसे अगर आप अपने समाज में मान लीजिए, अगर आपके घर पे दादाजी हैं, दादा हैं या नाना हैं, आप उनको ले लीजिए तो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे? वो धोती कुर्ता इस तरह के कपड़े पहनते होंगे। लेकिन आप अपने पिताजी को देख लीजिए, तो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे? वो सिला हुआ कपड़े पहनते होंगे, सिला हुआ कपड़ा शायद पहनते होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप देख लो तो आप किस तरह का पहनते होंगे? आप जीन्स पहनते होंगे। जीन्स ऐसा क्यों? इनकी वेशभूषा अलग है, आपके पिताजी की वेशभूषा अलग है, आपकी वेशभूषा अलग है। क्यों ऐसा? वजह, आप हो बाहर, आप मार्केट में चल जाओ, आप बर्गर खा लोगे, बर्गर है खा लोगे, पिज्ज़ा है खा लोगे। दादाजी को लखा दो, नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं खाएंगे ये सब। क्यों? वजह है कि जो समाज है, चाहे वेशभूषा हो, चाहे भाषा हो, चाहे खान पान हो, चाहे पहनाव हो, कुछ भी क्या होता है एक समय में धीरे 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 इस तरह बदलता रहता है। और क्रांति जो होता है ना, ये प्राय एक हिंसक होता है। प्राय क्या होता है? एक हिंसक घटना है जिसमें क्या करते हैं हम अपने समाज में बदलाव बड़े पैमाने पर लाना चाहते हैं। कि मान लीजिए समाज पहले था कुछ इस तरह का, ऐसा ऐसा चलता था, अब हम चाहते हैं ना समाज इस तरह ऐसा होकर चले। पहले समाज जो था हमारा ऐसा था, अब हम चाहते हैं ना भाई हमारा समाज ऐसा हो। तो ऐसा ऐसे से ऐसे होगा, लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 होगा। लेकिन यहाँ लोग ठान लेना भाई समाज ऐसे से अब ऐसा हो जाए, तो इसके लिए क्रांति होगा या विद्रोह या कुछ ना कुछ होगा, क्रांति होगा बड़े पैमाने पर, जिसमें हर वर्ग के लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे किसी न किसी वर्ग प्रति, किसी न भी किसी क्षेत्र के प्रति, जिससे हमारा समाज ऐसे से क्या ऐसे हो। और मैं बता दूं समाज में हमेशा क्या एक समय के बाद धीरे धीरे क्या बदलाव आता रहता है। जैसा कि आप वेशभूषा को ही ले लो, ठीक है। तो क्रांति क्या एक ऐसी घटना है जिसमें समाज में एक कम समय में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जाता है। तो फ्रांस में भी जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति किसके प्रति थी? समाज के प्रति थी, प्रशासन के प्रति एक क्रांति थी। जो सामाजिक संरचना था, जो प्रशासनिक संरचना था, उसको बदलने के प्रति क्या एक क्रांति थी, ठीक है। कल का वीडियो को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं एकदम संक्षिप्त में। जैसे कि कल के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था, लोगों ने एक संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन किया था, संविधान सभा का गठन किया था, जिसका क्या उद्देश्य था? जिसका एकमात्र ही उद्देश्य था कि लुई सोलामी का यानी जो राजवंश सत्ता है उसको समाप्त होना, प्लस जब तक राजा की शक्तियों में कटौती ना हो जाए तब तक क्या ये संविधान सभा भंग नहीं होगा। तो भंग नहीं होगा। और जैसा कि अब मैंने कल बताया था कि जो राजा था उसी का काम था कानून बनाना, पालन कराना एवं न्याय करना और दंड देना, न्याय करना
या दंड देना इत्यादि काम क्या था, उसी का ही था। उनमें से एक व्यक्ति था, राजा नहीं था लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था मॉन्तेस्क्यू। मॉन्तेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या सिद्धांत दिया, जिसने एक सिद्धांत दिया सत्ता पृथक्करण का। क्या सिद्धांत दिया उसने, क्या दिया, सत्ता पृथक्करण पृथक्करण का सिद्धांत, यानी सत्ता के बंटवारे का इसने सिद्धांत दिया। इसने कहा कि अगर राजा के पास सारी सत्ता रहेंगी तो फिर वो निरंकुश हो जाएगा, या हम मान लीजिए जो राजा है इस राजा को हटा के मार पीट के हम इसको भगा दे रहे हैं, इसकी जगह पर हम क व्यक्ति को ला दे रहे हैं, चलो भाई राजा चला गया तुम शासन करो, तो कल के इसके पास भी अगर वो सारी सत्ता रहेगी जो पहले राजा के पास था, तो भी तो आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद क्या राजा जैसा ये भी हो जाएगा। अगर इसको हटा देंगे, इसको हटा के अगर इसकी जगह पर किसी दो को ला देंगे तो दो भी क्या करेंगे, आपस मिलके ये भी राजा जैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सारी शक्तियां हैं। तो लोगों ने कहा फिर बार बार तो क्रांति तो कर नहीं सकते कि चलो राजा खटा के हमने इसको चुन के भेजा, इस व्यक्ति को भी राजा जैसा हो गया, फिर हमने इसको हटा के भेजा, फिर इसको चुन के भी राजा, यानी हम जिसको भी चुन के भेजेंगे वो तो सब आज नहीं तो कल 2 साल बाद 5 साल बाद 8 साल बाद ये 6 महीने बाद तो राजा जैसे हो जाएंगे, तो बार बार क्रांति थोड़ा ना करेंगे। तो क्या करें इसके लिए, तो उन्होंने कहा, तो मॉन्तेस्क्यू जो था उसने क्या किया, उसने सत्ता मॉन्तेस्क्यू जो था मॉन्तेस्क्यू था इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने सत्ता पृथक्करण का क्या सिद्धांत दिया। उसने कहा कि जो सत्ता है ना, वो सत्ता राजा हो चाहे चुना हुआ व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो, इसके पास सारी सत्ता रखो ही मत, क्योंकि यदि इसके पास सारा ही शक्ति रहेगा, कानून वही बनाएगा, पालन वही कराएगा, न्याय और दंड देना वही करेगा, तो आज नहीं तो कल वो तानाशाह हो जाएगा, अपने इच्छा अनुसार ही करेगा। इसलिए सत्ता का क्या करें, हम पृथक्करण करें, सत्ता का पृथक्करण करें, यानी उसको बांटे जिससे कुछ फायदे हो। पहला उन्होंने कहा हम सत्ता को बांटे, साथ ही साथ जो व्यक्ति सरकार बनाए, जो व्यक्ति शासन व्यवस्था चलाए, वो क्या हो, वो जनता के प्रति क्या जवाबदेह हो, वो क्या है जवाबदेह हो, यानी वो कुछ भी करे तो जनता के प्रति जवाबदेह हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सत्ता का जब पृथक्करण होगा तो इसमें क्या होगा, इस तरह से पृथक्करण करें जिससे कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली, वहीं पर दूसरा कोई संस्था हो बहुत अधिक कमजोर ना हो, तीनों आराम से सभी लोग क्या करें एकदम इक्वली बैलेंस रहे। और साथ ही साथ क्या हो, जब सत्ता का हम इस तरह से पृथक्करण करेंगे, यानी सत्ता को जब हम बांटेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे इसमें भागीदार हो पाएंगे। जैसे पहले राजा था तो राजा ही सारा काम करता था, हमने राजा ही सारा काम करता है, कानून बनाने काम, उसको पालन करवाना, और उसको कानून का यदि कोई उल्लंघन करे तो न्याय करना या दंड देने का अधिकार राजा को होता था। कहा अब इसको 3 भाग में बांट देते हैं, उसने कहा 3 भाग में बांट देते हैं, हम इसको क्या करते हैं इसको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम क्या करते हैं इसको विधायिका, कार्यपालिका और क्या करते हैं न्यायपालिका में हम इसको क्या करते हैं बांट देते हैं। अब जब हमने 3 भागों में अगर इसको बांट दिया तो 3 लोग हो गए ना, 1 2 3, जहां पहले कोई एक राजा शासन करता, अब तो 3 हो गए। अब 3 लोग, अब ये तीनों क्या करें, ये जनता के प्रति क्या जवाबदेह हो। किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा। अब कहा अब जब 3 लोग हैं तो 3 लोग को क्या, पहले तो अकेला व्यक्ति शासन संभालता था, अब जबकि अब 3 लोग हो गए तो क्या 2 लोग एक्स्ट्रा हुए, तो 2 लोग को सत्ता में जाने का मौका मिला, एक भागीदार हुए। फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा इसको और ज्यादा क्या करें, हम इसको स्थानीय स्तर पे हम क्या हो सके इसके और कई भागों में, कई टुकड़ों में इसको और बांट दें। जो एक व्यक्ति विधायिका में है इसको भी हम कई सारे भागों में हम इसको बांट दें, धीरे धीरे हम क्या करें इसको बांट दें, फिर उसको भी कई टुकड़ों में हम क्या करें इसको बांट दें, जिससे क्या हम इसको जितने भाग में इसको बांटेंगे, इससे क्या जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी व्यक्ति हैं सबको क्या, सभी वर्ग को, सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी क्षेत्र को, सभी भाषाओं को, सबको सभी लोग को क्या समान रूप से ये मौका मिलेगा इस सत्ता में भाग लेने का, अपनी बातों को रखने का, अपना विकास करने का। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई और लोगों ने कहा कि नहीं अब राजा का क्या शासन नहीं होगा, राजा का क्या शासन नहीं होगा, अब हम शासन करेंगे, तो मॉन्टेस्क्यू ने वहां पे विचारधारा दिया
कि हम क्या करेंगे, हम सत्ता का पृथक्करण करेंगे। क्यों मोंटेस्क्यू ने कहा, क्योंकि यहाँ राजा खोटा, अगर आपको इसको रख दे रहे हो तो ये भी तो कल राजा जैसे हो जाएंगे, या इनके यहाँ दो पे रख दो तो ये भी दो राजा जैसे हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा क्या क्या करें, हम सत्ता को बांटें, सत्ता को बांटे कि राजा जो पहले सभी काम करता था अब वो काम कई सारे लोग मिलकर करें, उनके अंदर में वो सारे काम कई सारे लोग करें। आज सबका काम निर्धारित हो कि आप इसमें आए हो तो आप यही काम करोगे, और आप उसमें हो तो आप वही काम करोगे, कोई एक दूसरे का आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। सबका सबका अपना काम होगा, अपना कानून कायदा होगा, अपना दायरा होगा। और जितने भी लोग होंगे, ये लोग क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये जितने भी ये लोग होंगे ये क्या होंगे, जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो इसी के आधार पे क्या हुआ, जो मोंटेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया है सत्ता पृथक्करण का सिद्धांत, इसके आधार पे फ्रांस में क्या हुआ, सत्ता को 3 भागों में बांटा गया। सत्ता को क्या किया गया, 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटा गया। अब जान लेते हैं विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, क्योंकि जो कि आप मोंटेस्क्यू ने इसमें विचारधारा दिया है तो हम इसको जान लेते हैं। देखिए उसने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटो। तो उसने पहले कहा कि अब विधायिका होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए। कहा कि विधायिका बनाओ, कहा ठीक है। कहा कि विधायिका में जितने भी लोग होंगे वो सभी क्या होंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र है हमारा, कहा जैसे मान लो ये हमारा क्षेत्र है, कहा ठीक है। कहा कि इस क्षेत्र को कई सारे भागों में जनसंख्या के आधार पर बांट दो। मान लो इस क्षेत्र की आबादी कितनी है, 1 करोड़ है। कहा अब 1 करोड़, इसको क्या करो 100 भाग, इसको क्या करो 100 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5। कहा उसको क्या ऐसा ऐसा करके 100 टुकड़े ऐसा कर दो, इसको क्या करो 100 टुकड़े कर दो। इसको क्या कहा कि ऐसा क्या करके आप इसकी जो है 100 टुकड़े कर दो, और 100 टुकड़े कर दो। और जो 100 टुकड़े करो किसके आधार पर करो, जनसंख्या के आधार पर कर दो। क्या जनसंख्या कर दो कि हर टुकड़े में 1 लाख की जनसंख्या हो, लाख की क्या जनसंख्या हो। और हर क्षेत्र से क्या करो, चुनाव करो, हर क्षेत्र से क्या करो, चुनाव करो, क्या करो, चुनाव करो। और जो चुनने का अधिकार हो वो जनता को हो, यानी हर जनता अपने अपने क्षेत्र से इन सदस्यों को चुने। और बाद में टोटल कितने 100 सदस्य आए, 100 सदस्य आए जो जनता इन्हें चुन के भेजी। बाद में यही 100 सदस्य क्या हो, पूरे देश के लिए, पूरे इस क्षेत्र के लिए क्या करें, कानून बनाए, अपने क्षेत्र का विकास करें, अन्य चीजें क्या करें अपने क्षेत्र का, और देखें। और सभी सदस्य अपने क्षेत्र की जनसंख्या के प्रति क्या करें, जवाब दे हो। प्लस ये 100 लोग मिलकर क्या करें, एक सरकार बनाए जो इस पूरे देश को संचालन करे, और जो सरकार क्या हो, ये जनता के प्रति जवाबदेह हो। और उसके साथ साथ इसने ये भी कहा कि हर 5 साल में क्या करो, चुनाव करवाओ, 5 साल में चुनाव हो, जनता इन्हें चुने, और चुनाव में खड़ा होने का या चुनाव लड़ने का जो सबको अधिकार हो, लड़ने का क्या हो, सबको अधिकार दो। ये मोंटेस्क्यू ने कहा। लोगों ने कहा अच्छा है, तो विधायिका इसका अवधारणा दे दिया। फिर उसने कहा कार्यपालिका बनाओ। हाँ, कार्यपालिका दूसरा उसने उदाहरण दिया कि चलो एक काम करो, कार्यपालिका बनाओ। लोगों ने पूछा कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका करेगा क्या। तो कहा कि देखो कानून बनाने का काम केवल इनका होगा। इन्होंने कहा कि जो कानून है, ये कानून बनाने का काम किसका होगा, केवल इनका होगा। कानून तो बन जाएगा लेकिन उसको लागू कौन करवाएगा, उसका पालन कौन करवाएगा। तो उसने कहा उसके लिए एक और संस्था बनाओ जिसका नाम रहेगा कार्यपालिका। उन्हें कहा कि एक और संस्था बनाओ जो कार्यपालिका रहेगा, जो क्या करेगी, इनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाएगी। तो कहा अब जो कार्यपालिका होगा, इस कार्यपालिका में कौन आएगा, कहा इस कार्यपालिका में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह से लोग आएंगे। कहा कि इस कार्यपालिका में जो लोग आएंगे वो 2 तरह से आएंगे। एक इसी 100 सदस्य में से जो व्यक्ति योग्य है उनमें से कुछ कुछ में ला दिया जाए। जैसे मान लीजिए इस कार्यपालिका में 25 लोग योग्य हैं तो 25 को यहाँ पर रख दो, ठीक है। फिर कहा कि ये जो दूसरा जो क्षेत्र है इसमें से क्या कीजिएगा, जो जनता है, जो 1 करोड़ जो जनता है, करोड़ जनता है, उनको में देखिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा जैसे कोई वकील हो गया, जज हो गया, जो भी पढ़ा लिखा किसी भी क्षेत्र में, अगर वो कार्यपालिका आना चाहता है तो उसके लिए नौकरी जैसी कोई व्यवस्था करें, और यहाँ पर क्या करें, वो आए, और यहाँ पर भी क्या हो सके 25 लोग या 1 करोड़ लोग में से जो पढ़ लिख ले, जिसके पास योग्यता आ जाए, वो यहाँ पर क्या करे, आए, वो क्या करे, यहाँ पर आए, और आकर क्या करें, ये दोनों क्या करें,
ये दोनों क्या करें, उस कानून का क्या करें, पालन करवाएं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे सरकार ने कोई कानून लाया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मर्डर कर दे तो उसको क्या सजा होगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे रहा है तो शुरुआत में उसको छानबीन करने का जो अधिकार है किसको दिएगा, पुलिस का। वो पुलिस क्या करेगी, उसको देखेगी, छानबीन करेगी, उन चीजों का पूछताछ करेगी। तो ये काम ये भी कहीं ना कहीं उस कानून का क्या पालन करवा रहे हैं। उसने ये कहा कि विधायक के बाद एक कार्यपालिका बना, इनको बस ये जो विधायिका रहेंगे इनका क्या काम होगा, कानून बनाना और कानून को तोड़ना, यही होगा। मतलब कानून बनाना और कानून हटाना ही इनका काम होगा, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। और ये क्या होंगे, जनता के प्रति जवाबदेह होंगे अपने अपने क्षेत्र में। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि कार्यपालिका बनाओ। कार्यपालिका में क्या होगा, ये लोग आए जो कि कानून को पालन करवाएं। इसमें दो तरह से लोग आए, एक राजनीतिक कार्यपालिका आए, एक प्रशासनिक कार्यपालिका आ जाए। प्रशासनिक प्रशासनिक अब पूछा कि राजनीतिक कार्यपालिका कहाँ से है, उसने कहा कि ये जो 100 व्यक्ति इसमें जो योग्य हैं, लगता है जिस सरकार को, उसमें 25 को इसमें डाल दें। और जो 25 लोग हैं वो क्या कहें, प्रशासन के रूप में जो पढ़े लिखे हैं, पेपर करवा के इस तरह से उनको क्या इसमें भर्ती करें। और ये 50 लोग मिलकर क्या करें, ये 50 लोग मिलकर क्या करें, इनके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाएं। इनका केवल काम होगा पालन करवाना। फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि कानून बनाना, कानून का पालन करवाना। उसने कहा यदि कोई इस कानून का उल्लंघन कर दे तो सजा कौन देगा। अगर ये सजा देंगे तो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे सजा देने चालू कर देंगे। या किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उस न्याय कौन करेगा। तो उसने कहा उसके लिए भी एक तीसरी संस्था क्या करो, बना दो। उसके लिए उसने तीसरी संस्था की जिक्र किया कि कहा उसके लिए आप क्या करो, तीसरी संस्था यानी न्यायपालिका बना दो, न्यायपालिका बना दो। कहा कि जो न्यायपालिका बना दो, इसका क्या काम होगा, न्याय करना, न्याय और दंड देना। यानी कोई किसी से कुछ गलत हुआ तो न्याय करे, और जो दोषी है उसको क्या दंड दे, सजा दे। इसका केवल एक ही काम, और इसका केवल यही काम रहेगा, न्याय करना और दंड देना। कानून ये बनाने काम समानता नहीं करेगा, कानून का पालन कराने काम ये नहीं करेगा, ये केवल न्याय करेगा और दंड देगा। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, इसको जो है तुम स्वतंत्र रख दो, इसको स्वतंत्र रख दो। ये क्या हो, ये इन दोनों से अलग कर दो और स्वतंत्र रख दो, कि अपने न्याय करने में और दंड करने में क्या करे, ये स्वतंत्र हो। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या इस तरह के क्या सत्ता का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। जैसे सरकार ये आए, जो विधायिका है, ये कानून बना दिया कि अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको फांसी होगी। तो कानून इन्होंने बना दिया, पालन कौन करवाए, ये पालन करवाए। अगर उसका किसी ने उल्लंघन कर दिया तो दंड कौन दे, न्याय कौन करे, ये करे। इसे क्या हो, सत्ता का पृथक्करण हो, ताकि कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सत्ता में किसी भी क्षेत्र में आए तो क्या हो सके, वो तानाशाह ना हो सके, तानाशाह ना हो जाए। यानी सारी सत्ता उसके पास रहे ही ना, उसके पास सत्ता छीन ली जाए, एक सीमित शक्तियां दी जाए। और इसके साथ साथ क्या किया जाए, उसके साथ साथ ये किया जाए कि इस व्यवस्था को हम बड़े पैमाने पर रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भागीदारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। जिस व्यक्ति को लगता है कि वो चुनाव जीत के यहाँ पर सदस्य बन सकता है, उसको विधायिका में लाओ। जिस व्यक्ति को लगता है कि अगर वो कलेक्टर या डीएम बन के इसमें कार्यपालिका में आ सकता है तो उसको आ। जिस व्यक्ति को लगता है न्यायपालिका में आ सकता है, जैसे वकालत कर सकता है, तो उसको उसको रोको मत, उसके ऊपर छोड़ दो। योग्यता है तो आप आओ, आपका स्वागत है। इसी का लोगों को बड़े पैमाने पर क्या इसमें क्या सत्ता में भागीदारी का मौका मिलेगा, और विद्रोह भी नहीं होगा, हिंसा भी नहीं होगा, टकराव भी नहीं होगा, और चीजें अच्छे से चलेंगी। प्लस तानाशाह जैसा चीजों की संभावना नहीं रहेगी। ये इसकी अवधारणा कब दी, इसकी अवधारणा मॉन्टेस्क्यू ने दी। और कब दिया, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, जब लोग जो राजतंत्र का विद्रोह कर रहे थे कि राजतंत्र को हटाओ, लोकतंत्र लाओ, लोगों द्वारा शासन हो, तो मॉन्टेस्क्यू ने इसकी विचारधारा रखी। और विश्व में अधिकतर देश इसका क्या इस नीतियों का पालन करते हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये फ्रांस की क्रांति हमें बताती है कि जब पहले समय राजा महाराजाओं का शासन चलता था, हजारों साल से राजा महाराजाओं का शासन चलता था, आखिर वो शासन कैसे समाप्त हुआ और उसकी शासन व्यवस्था को
किस तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री में या उनके क्षेत्र में जो प्रांत है, जो स्टेट है, वहां पर किस तरह से मुख्यमंत्रियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, ये इस तरह की चीजों को याद है फ्रांस की क्रांति ही बताता है। फ्रांस की क्रांति का इतना ही उद्देश्य है कि आप ये समझे कि किस तरह से प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं का शासन था, अब वो शासन व्यवस्था समाप्त होकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम ओर आए। समकालीन विश्व अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर हो जहाँ पर चुनी हुई सरकार है, तो आखिर ये कैसे हुआ? ये फ्रांस की क्रांति 1789 से ही हुआ। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ तब से ये व्यवस्था धीरे धीरे आई। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज वर्तमान में जिस तरह की आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है आज जैसी है, उस समय फ्रांस में नहीं था, क्योंकि धीरे 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 चीजें बदलते हुए हैं। धीरे धीरे लोगों ने राजतंत्र का क्या किया? राजतंत्र का विद्रोह किया और लोकतंत्र की गणतंत्र का मांग किया। जब फ्रांस में इसका लोगों ने विद्रोह किया, तो जब वहां पर सरकार को, जब फ्रांस में लोगों ने विद्रोह किया, एक हिंसक क्रांति हुआ, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने एकजुट होकर जो राजा था उसके किले पर हमला किया, उसके लोगों को जान से मार दिया। लुई 16 को क्या हुआ? उसको सजा सुनाई गई और उसको क्या हुआ? उसको फांसी दे दी गई। और उसके बाद, उसके कुछ समय बाद उसकी जो बीवी थी उसको भी क्या किया गया? उसको भी क्या फांसी दे दी गई। और उसके बाद फ्रांस में क्या एक गणतंत्र की स्थापना हुई। जो भी फैसले होते थे वो एक सभा समिति द्वारा होते थे। जब इस तरह के फ्रांस में चीजें होने लगी, तो जो आसपास के जो फ्रांस के जो बाकी राज्य थे, उन राज्य ने भी क्या किया? लोगों ने अपने राज्य में विद्रोह करना यानी क्रांति करना प्रारंभ कर दिया और शासक वर्ग के प्रति एक हिंसक क्रांति, एक विद्रोह क्या करना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हो सके वहां पे क्या जो राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो और लोकतंत्र आए, एक गणतंत्र आए, सभा समिति हो, सभा समिति हो, जिसे सभा समिति द्वारा ही क्या चुनाव हो। ये सभा समिति जनता के प्रति जवाब दे। अब सबको क्या व्यापक रूप से इसमें भागीदारी होने का अवसर मिले। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया हुआ, हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, अन्य सभी देशों ने क्या किया? मांग किया। और 1789 के बाद क्या हुआ? धीरे 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 फ्रांस से ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, ऐसे धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। और एक समय बाद आज पूरे विश्व में अगर आप देखो, एक दो देशों का, कुछ अपवाद भरे देशों को अगर आप छोड़ दो, तो लगभग विश्व में सभी देशों में लोकतंत्र है। और हमने भी 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो हमने भी क्या किया? हम क्या लोकतंत्र को अपनाएंगे, लोगों द्वारा चुने हुए शासन को अपनाएंगे। हमने इन चीजों को अपनाया। ठीक है, तो लगभग फ्रांस की क्रांति का ये एक सारांश था। अब फ्रांस की क्रांति में कुछ अन्य डाटा के बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ फैक्ट की जानकारी ले लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, इस फ्रांस की क्रांति में कई सारे वर्ग, चाहे महिला वर्ग हुए, किसान हुए, मजदूर हुए, बहुत सारे वर्गों का योगदान रहा, बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा, लोगों का योगदान है इस क्रांति को सफल करने में। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? किन वर्गों की भागीदारी रही, कितनी भागीदारी रही, लोगों ने क्या चीजें की है, उसके बारे में क्या हमने पढ़ेंगे। ठीक है, अब जान लीजिए। देखिए, जब शुरुआती दौर में जब एक क्रांति जब हुई, जब राजतंत्र को हटाया गया, तो राजतंत्र को एकदम व्यवस्थित रूप से नहीं था। जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए हम जब आदि मानव हैं, और जब आदि मानव से जब हम क्या हुआ? कृषक हुए, यानी जब हम आदि मानव थे, जब हम शिकार करते थे और संग्राहक थे, यानी कोई भी जानवर देखा, मारा काटा, खा लिया, या कोई फल हुआ उसको खा लिया, हम खेती नहीं करते थे। तो उस समय जब हम कृषि करना प्रारंभ किए, यानी खेती करना प्रारंभ किए, तो कोई व्यवस्थित खेती नहीं करते थे कि बहुत अच्छा व्यवस्थित कृषि होता था, आधुनिक उपकरणों का हम प्रयोग करते थे, या अन्य चीजों का, तकनीकी उपकरणों का हम प्रयोग करते थे, या अन्य चीजों का उपयोग करते थे। ना तो हमारे बीज अच्छे थे, ना तो हमारी सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, ना तो हमारी अन्य व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन जब हम आदि मानव से जब कृषक हुए, तो हमने धीरे धीरे इस तरह से हमने क्या किया? कृषि में क्या हमने विकास किया। तो उसी प्रकार जब राजतंत्र हटा, जब गणतंत्र आया, जब फिर बाद में जब लोकतंत्र आए, तो एक बार डायरेक्टली लोकतंत्र आ गया कि आज जैसा जितना
सिस्टम दिखता है एकदम व्यवस्थित, कार्यपालिका न्यायपालिका, उस समय से धीरे 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 सभा समिति आने लगी। और एक बात बता दूं, जब 1789 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16 में क्या ऑस्ट्रिया भाग गया, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। देखो दो है, एक ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रिया है। ये अगर आप विश्व है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और ये अगर आपका फ्रांस है तो इसी के सटा हुआ ये ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया फ्रांस के पास ही एक देश है, आप समझो। तो क्या ऑस्ट्रिया भाग गया, इसने पूरा बलपूर्वक प्रयोग किया इस चीज को दबाने के लिए। और जब लोगों ने जब गणतंत्र की मांग की तो आसपास के राजाओं की जो प्रजा थी उन्होंने भी विद्रोह किया। तो सभी राजतंत्रों ने मिलकर बड़े पैमाने पर क्या एक हिंसक क्रांति, एक हिंसा की, जिसे इसको पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। हालांकि ये दबा नहीं, और धीरे 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 इसमें क्या गणतंत्र में सुधार हुआ और धीरे धीरे लोग अधिकार मिलने लगा। आज वर्तमान में जिस तरह देखो महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, उस समय नहीं थी। धीरे धीरे चीजें आने लगी। और उस समय जब गणतंत्र की स्थापना हुई थी तो महिलाओं ने भी क्या क्रांति की थी, महिलाओं ने भी क्या आंदोलन किया था अपने अधिकारों को लेकर, कि हम भी महिला, हमें भी कुछ विशेष अधिकार, विशेष मतलब हमें भी कुछ अधिकार होने चाहिए पुरुषों की तुलना में। इसके लिए भी इन लोगों ने क्या क्रांति किया था। यदि आप कुछ नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे कुछ खास नोट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति में ये घटना हुई थी। बाकी आप जो है आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर को आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की चैप्टर में इतना ही। इस तरह फ्रांस की जो क्रांति है ये आपका समाप्त होती है। बाकी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, ठीक है। इस तरह आप हमारे जो फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर इतना में है, और कल के फिर कक्षा 9वीं आपका जो इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।